जी नाजरीन, मेरे YouTube चैनल न्यूज़ अलर्ट पर आपको खुशामदीद। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है वायरस। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आजकल बड़ा कोरोना वायरस का शोर मचा हुआ है कि कोरोना वायरस है क्या चीज़। तो उससे पहले हम क्यों ना कोरोना वायरस के हवाले से जानने से पहले वायरस के हवाले से हम मालूम कर लें कि वायरस क्या चीज़ होती है। असल में वायरस है क्या? ये एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब जहर है। ये नहायत छोटे छोटे अजसाम जो बीमारियां फैलाते हैं और खाली आंख से नज़र नहीं आते, इन्हें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। इन्हें वायरस कहा जाता है। वजाहत ये है इसकी कि वायरस खाली आंखों से नहीं देखा जा सकता। इनके मुख्तलिफ साइज़ होते हैं। इनके साइज़ 0.01 mm से लेकर 0.3 mm तक होते हैं। वायरस नकली माहौल में बिल्कुल ज़िंदा नहीं रह सकते। इन्हें ज़िंदा रहने के लिए जानवरों या पौधों का सहारा लेना पड़ता है। मतलब इनको होस्ट की ज़रूरत होती है, ऐसा होस्ट जो इनको सहारा दे। ये जानदारों के जिस्म में रहते हैं, खाते पीते हैं, अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। वायरस की साख्त, वायरस की अशकाल मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, लेकिन इनकी कीमियाई साख्त में फ़र्क नहीं होता। मतलब कीमियाई तौर पर ये एक जैसे ही होते हैं। वायरस की साख्त बुनियादी तौर पर दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। इसमें एक हिस्से का इसका अंदरूनी हिस्सा होता है जो कि कोर कहलाता है, एक हिस्सा बैरूनी होता है जो कि कोट कहलाता है। अंदरूनी हिस्सा जिसे कि हम कोर कहते हैं, इसकी साख्त डीएनए या आरएनए की होती है। डीएनए या आरएनए की होती है। इसके ऊपर, इसके बाहर प्रोटीन से बना हुआ कोट होता है। प्रोटीन से बना हुआ कोट होता है जो इसको कवर करता है, आरएनए या डीएनए को। किसी भी वायरस की शक्ल या इसकी बैरूनी साख्त इसके कोड से होती है। वायरस जानदार है या बेजान है, ये भी सवाल आ जाता है। तो इसमें इसके बारे में बता दूं कि ये बॉर्डर लाइन पर है। वायरस को जानवरों या पौधों की कैटेगरी में नहीं रखा जाता, बल्कि इसे जिंदा या मुर्दा अजसाम के दरमियान बॉर्डर लाइन पर रखा जाता है। अगर इसमें डीएनए मौजूद हो तो ये लिविंग है, जिंदा रहने वाला है। अगर इसमें नॉन लिविंग की निशानी हो या ये क्रिस्टल बनाता हो तो ये नॉन लिविंग है। इनको क्रिस्टल की हालत में स्टोर किया जाता है। ये सारा साल जिंदा रह सकते हैं। वायरस खुराक भी हासिल करता है, इसके लिए दूसरों पर इन्हिसार करता है। मैंने आपको पहले ही बताया, ये अपनी होस्ट पर इन्हिसार करता है। ये हर एक को मुतासर करते हैं। ये बैक्टीरिया को भी खा जाते हैं, मतलब इन्वेज कर देते हैं। ये बैक्टीरिया को भी निगल लेते हैं। बीमारियां, वो अमराज जो वायरस की वजह से पैदा होते हैं, उनको वायरल अमराज कहा जाता है या वायरल इन्फेक्शन कहा जाता है। जैसा कि हेपेटाइटिस है, पोलियो हो गया, एड्स हो गया, खसरा हो गया, मम्स कानपीड़े जिसे कहते हैं, गले सूज जाते हैं, और कैंसर वगैरह सरफहरिस्त हैं। इसके अलावा आजकल नई बीमारी कोरोना वायरस की वजह से जो सांस की नाली में इन्फेक्शन हो जाती है या म्यूकस ज़्यादा बन जाता है, जिससे सांस लेने में तंगी होती है, तो वो भी वायरस की वजह से ही होती है। इसके अलावा नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, चीचक भी इससे ही फैलती हैं। अच्छा, मज़ेदार बात सुने, वायरस जानवरों की मुतासर करता है। ये भैंसों में मुँहखोर, इसके अलावा और भी बहुत सारी कॉपॉक्स, इसको कॉपॉक्स भी वायरस की वजह से होती है। इसके अलावा ये वायरस तंबाकू, आलू, लोबिया, गोभी, टमाटर को भी मुतासर करता है, सब्जियों को भी मुतासर करते हैं। ये जानदार में वायरस जो है ना, इसके फैलने के बहुत से ज़राए हैं। ये खांसने से, छींकने से दूसरों तक जाते हैं। आलूदा हवा, आलूदा माहौल, आलूदा पानी, कीड़े मकोड़े, इनके ज़रिए फैलते हैं। इसके अलावा इस्तेमाल शुदा सुरेंज, ऑपरेशन के आलूदा आलात से भी ये फैलते हैं। अच्छा, आप मज़ेदार बात सुने। अब आगे सवाल आ जाता है कि कोरोना वायरस क्या है। अच्छा, कोरोना वायरस के बारे में आप बता दूँ, क्योंकि आपको वायरस का पता लग गया, आप कोरोना के बारे में बताऊँ। कोरोना वायरस वायरस की दुनिया की एक बादशाह तरीन फैमिली है जिसका नाम रेबोवेरिया का है। ये उसकी फैमिली आर्थो कोरोना वायरनी से ताल्लुक़ रखता है। आर्थो कोरोना वायरनी से ताल्लुक़ रखता है। इसकी शक्ल तकरीबन गोल होती है, बल्ब टाइप भी कभी हो जाती है, और इसके ऊपर स्पाइक्स होते हैं, कील की तरह के या उभरे हुए सर वाले निशानात होते हैं, या बल्ब की तरह कह लें, छोटे छोटे उसके स्फेरिकल शेप पर निशानात होते हैं। अच्छा, इसको कोरोना वायरस को सबसे पहले 1930 में दरियाफ्त किया गया, जब मुर्गियों की सांस की नालियों में शदीद किस्म की इन्फेक्शन हुई, जिसको IBV यानी इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वायरस का नाम दिया गया।
आर्थर आर्थर स्काल्क और एमसी हॉर्न इन्होंने 1931 में मुर्गियों के सांस के नालियों की बीमारियों को दरियाफ्त किया, जो कि चूज़ों में ज़्यादा थी। और 1931 में ये उन्होंने जनूबी डकोटा के मकाम पर इसको दरियाफ्त किया था। ये बात याद रखें, जनूबी डकोटा में 1931 में इसको उन्होंने दरियाफ्त किया। चूज़ों में इस बीमारी की वजह से शरह अमवात तकरीबन 40 से 90% हो गई, मतलब 40 से 90% चूज़े मरना शुरू हो गए। 1937 में फ्रेड और चार्ल्स हडसन ने ये रिपोर्ट दी कि उन्होंने कामयाबी से कोरोना वायरस को अलहदा और इकट्ठा कर लिया है। 1940 में दो और जानवरों से कोरोना वायरस को अलग किया गया। उनकी तस्दीक हुई कि इन जानवरों में कोरोना वायरस है, फिर उसको अलग किया गया, मगर इस टाइम पे ये बिल्कुल अंदाजा न था कि ये भी कोरोना वायरस है। उस वक्त इन साइंसदानों ने जिन्होंने इसको अलहदा किया, उन्होंने इसको कोई और नाम दिया। अच्छा, अब आ जाते हैं इंसान में कोरोना वायरस 1960 में दरियाफ्त किया गया। शुरू में इस पर कोई ज़्यादा तवज्जो ना दी गई और एक आम सर्दी लगने वाले मरीज़ में इसकी मौजूदगी की बुनियाद पर इसको HC229E का नाम दिया गया, यानी ह्यूमन कोरोना वायरस 229E का नाम दिया गया। इसके बाद HCOC43 का नाम दिया गया। इनकी तस्वीर सबसे पहले स्कॉटलैंड के माहिर वायरस यानी वायरोलॉजिस्ट जॉन अल्मेडा ने थॉमस हॉस्पिटल ST थॉमस हॉस्पिटल लंदन में बनाई, जबकि बाकी दूसरे इंसानी कोरोना वायरस सार्स कोरोना वायरस को 2003 में शनाख्त किया गया, जबकि सार्स CoV-2 को 2019 में दरियाफ्त किया गया। ये तकरीबन सब के सब सांस की नालियों की शदीद इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। अब आ जाते हैं जी वायरस की मार्फोलॉजी या वायरस किस तरह का होता है। तो थोड़ा सा ये टफ ज़बान है, मैं आपको बताऊंगा, आप कोशिश कीजिएगा कि इससे बोर नहीं होना। इसका अगर बोर नहीं होंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। ये वायरस सिंगल स्ट्रैंड पर मुश्तमिल होता है। इसका साइज़ 26.4 से 31.7 किलो बेस पर मुश्तमिल है। किलो बेस मतलब इसकी जो स्ट्रैंड है, RNA है जो हो गया, उसको ये इन्होंने कोई इसकी टर्म निकाल के इन्होंने इसको नाम दिया है। स्ट्रैंड के जितने भी उसमें RNAs या DNAs होते हैं उसके मापने की ये ज़बान है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये कहते हैं, अक्सर आपने सुना होगा इंक्यूबेशन पीरियड ये क्या है। ये इसका मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जी इसका इंक्यूबेशन पीरियड पूरा हो गया, अब ये नुकसान देगा, ये होगा वो होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये जब जिस्म में दाखिल होता है ना, तो अपने बैरूनी खौल जो कि प्रोटीन को होता है उसको तोड़ देता है। जब ये उसको तोड़ता है तो जिससे इसके अंदर मौजूद RNA आज़ाद हो जाता है, यानी इसे RNA को जीनोम भी कहते हैं, जीन्स होते हैं उस पर, होस्ट सेल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसान के अंदर दाखिल हुआ तो ये उसके सेल को तोड़ देता है, सेल को तोड़ के उसके जीन में उसके जीन्स जो है होस्ट सेल के अंदर दाखिल हो जाती हैं। वहाँ पर इस सेल का आहिस्ता आहिस्ता ये कंट्रोल संभाल लेता है। किस तरह संभालता है जी, ये सबसे पहले अपनी कापियाँ बनाना शुरू कर देता है, अपने जीनोम की कापियाँ बनाना शुरू कर देता है RNA की। और उसके सेल के अंदर, मतलब होस्ट जो भी है, जो इसका मेज़बान है, उसके सेल के अंदर एक बहुत लंबी पॉलीप्रोटीन चेन ये लेके आता है। पॉलीप्रोटीन चेन को मज़ीद छोटी छोटी बगैर स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन्स में तकसीम करा देता है। जब ये तकसीम कराता है, इस तरह इस कोरोना वायरस की रेप्लिकेशन शुरू हो, छोटी छोटी जो चेन्स होती हैं वो RNA बन जाता है, जीन बन जाता है, छोटे छोटे वायरस वजूद में आ जाते हैं। तो ये जो है उसकी कापियाँ तकरीबन कह लें, जो वायरस इंटर हुआ और उसके बाद जो है बाकी छोटे छोटे जो प्रोटीन चेन टूटी, वो छोटे छोटे RNA उसके वजूद में आए, छोटे छोटे वायरस बनना शुरू हो गए। तो इस तरह ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 20, इस तरह ये कापियाँ या अपने हम शक्ल बनाना शुरू कर देता है। पहले से कुछ अरसे तक इसकी तकरीबन जैसे ही कापियाँ कंप्लीट होती हैं उसके अपने होस्ट सेल के हिसाब से, तो ये एकदम ब्रस्ट हो जाता है। जब ये ब्रस्ट होता है तो नज़दीकी खुलियों में जाता है, नज़दीकी खुलियों का जाके फिर कंट्रोल संभालता है। इस तरह उधर रेप्लिकेशन शुरू हो जाती है, वही प्रोसेस शुरू हो जाता है, और खुलियाँ बनना शुरू और वायरस बनना शुरू हो जाते हैं। इस तरह जब ये ब्रस्टिंग होती जाती है तो एक वक्त आता है जब जिस्म के तमाम खुलियों के हिसाब से इसकी कापियाँ तैयार हो चुकी होती हैं। उसके बाद ये उस होस्ट के जिस्म का चार्ज संभाल लेता है और उस होस्ट का अपने जिस्म पर इख्तियार ख़त्म हो जाता है। ये जाके उसको संभाल के
उसके अंदर तब्दीली ले आता है, अपने हिसाब से उसको चलाना शुरू कर देता है, और जिससे मुख्तलिफ़ अमराज, फेफड़ों के मसले, खांसी, जो भी प्रॉब्लम्स कोरोना वायरस की वजह से आप देख रहे हैं, जैसे म्यूकस पैदा होना ट्रैकिया में या सांस की नाली में, और उसके अलावा खुश्क खांसी हो गई, 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 फ़ारेनहाइट से ऊपर बुखार हो गया, तो ये शुरू हो जाता है। तो ये इसका प्रोहिबिशन पीरियड है। अब प्रोहिबिशन पीरियड 0 से लेके, मतलब आज अगर जिसम में अल्लाह ना करे दाखिल हुआ तो 14 दिन के अंदर अंदर कभी भी ये वायरस बाहर निकल सकता है, उस होस्ट का कंट्रोल संभाल सकता है। तो बाकी नाज़रीन, आपको मैं बताता जाऊं कि ये जी बिल क्लिंटन साहब ने सॉरी अपना ट्रम्प साहब ने कह दिया कि जी क्लोरोक्वीन जो है ना ये इफ़ेक्टिव है, ये है वो है, ये ख़त्म कर रही है इसको वायरस को, कोरोना वायरस को। भाई ये गलत है, ये अफवाह है। उसके साथ ही उसका वज़ारत सेहत का वज़ीर खड़ा था जब ट्रम्प ने कहा, तो क्या वो नहीं बता सकता था कि हाँ जी ये इफ़ेक्टिव है? ट्रम्प को क्या पता, वो तो एक सदर है मुल्क का, उसे क्या पता साइंस का, मेडिकल का। एक मलेरिया की दवाई है भाई, उसने मलेरिया के लिए काम करता है। खुदारा हमारी आवाम भी उसके पीछे पड़ गई कि भाई ये मलेरिया की दवाई जो है ना क्लोरोक्वीन, उसके भी फ़ायदा दे रही है कोरोना को, और मार्केट से क्लोरोक्वीन गायब हो गई। तो भाई इस तरह का कोई चक्कर नहीं है, क्लोरोक्वीन का अपना काम है। आप इसको गूगल से सर्च करें, गूगल आपके सामने है। ये सिनकोना नामी पौधे की छाल से अखज़ किया जाता है, बनाया जाता है क्लोरोक्वीन, और इसका काम मलेरिया का जरासीम ख़त्म करना है। प्रिवेंशन के तौर पर पहले भी आप इसको ले सकते हैं। किसी ऐसे इलाके में जाएँ जहाँ मलेरिया फैल रहा हो, या मलेरिया ज़्यादा हो, वहाँ दाखिल होने से पहले आप इसको 500 मिलीग्राम की डोज़ एक गोली आज खा लें, हफ्ते बाद एक और खा लें, या जाने से हफ्ता पहले एक खा लें, या जाते हुए एक खा लें। तो इसकी ये डोज़ होती है। तो ये एक अजीब मफरूज़ा खड़ा गया कि जी ये ख़त्म कर रहा है क्लोरोक्वीन, ये कर रहा है। भाई फिर पूरी दुनिया की मेडिसिन ख़त्म होगी, फिर क्लोरोक्वीन ही यूज़ करो। तो भाई ये टोटके हैं, इसका कोई भी ऐसा रिसर्च नहीं मिली। तो खुदारा आप क्लोरोक्वीन को इस हिसाब से यूज़ ना करें, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं क्लोरोक्वीन के, और ये ऐसे नहीं दी जाती जिस हिसाब से इन्होंने जो है ना सोशल मीडिया पर धाड़ शुरू कर दी है। तो भाई इस तरह का आप ख्याल करें, और कोरोना वायरस से भी बचें, अपने आप को बचाएं, क्योंकि ये खांसने से, छींकने से ज़्यादा फैलता है। इसके जरासीम ख़ुसूसन ड्रॉपिंग, यानी कि जो हम खांसते हैं, जो बारीक कतरे निकलते हैं, बाज़ औक़ात हमें नहीं नज़र आते, तो वो जो है ना तकरीबन साइंस कहती है 5 से 8 फुट तक आगे जाते हैं। 5 से 8 फुट तक वो जरासीम उसमें होता है, वो फैल जाती हैं। फैल जाता है तो जो भी उधर सांस लेगा, कुछ बारी होते हैं नीचे चले जाते हैं, तो जो उधर से गुजरेगा सांस लेगा उसको फैल जाएगा। तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग रखें, 5 से 8 फुट का फासला लाजमी रखें। अव्वल तो घर रहें, महफूज रहें, अपने बच्चों की बचाएँ, अपने आप को भी बचाएँ। तो इंशाल्लाह नाज़रीन अगली दफ़ा नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। मज़ीद कोई सवाल करना हो, कोई कमेंट करना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी वायरस के हवाले से मैंने जहाँ तक हो सका आपको आसान अल्फाज में समझा दिया। अपने आप को महफूज रखें, इंशाल्लाह हमने मिलकर इस वायरस का ख़ात्मा करना है। इंशाल्लाह आइंदा अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और मेरा बेटा कह रहा है कि इस वीडियो को आप लाजमी लाइक करें, और इसको अपनी फेसबुक पर लाजमी शेयर करें। हमें कम अज़ कम 50,000 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चाहिए, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। शुक्रिया नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।